हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स और कुछ फिगर ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी की है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है एलेगरी। व्हाट इज एलेगरी? एलेगरी इज ए टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, हम अगर इसे सरल भाषा में समझें या इसको इस प्रकार से समझें कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, हिंदी में इसे रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। एलेगरी जो है बेसिक उसका लिटरली वर्क्स क्या है या लिटरली यूज क्या है, किसी भी प्रकार का लिटरली वर्क्स, चाहे नॉवेल हो सकता है, एक स्टोरी हो सकती है, पोएम भी हो सकती है, एपिक हो सकता है, सभी प्रकार के वर्क्स, नॉवेल है, स्टोरी है, एपिक है, उसके अंदर कुछ ऐसी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स जिन्हें उस स्टोरी में ह्यूमन कैरेक्टर में कन्वर्ट किया जाए उसे एलेगरी कहा जाता है। एलेगरी मोस्टली मॉरलिटी के ऊपर फोकस करती हैं। मॉरलिटी इट मींस इन एलेगरीज के यूजेज से जो स्टोरी, एपिक या नॉवेल है वो हमें नैतिकता के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं। मॉरल मीन्स नैतिकता। हमारे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो प्रतिदिन हम जिन लोगों के साथ डील करते हैं, जिस समाज के साथ हम रहते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें या क्या क्या वर्च्यू हैं, क्या क्या हमारे अंदर बुराइयाँ हैं, गुण अवगुण, इट मीन्स वो किस प्रकार से हमें उनके साथ चलना चाहिए या उनके ऊपर डिपेंड्स रहना चाहिए, ये बेसिकली लिटरेरी वर्क्स में एलेगरी का वर्क होता है। या ये कहें एलेगरी उन कहानियों, नॉवेल या पोएम में यूज होकर हमें मानवता के नाते उन नैतिक चीज़ों का ज्ञान प्रदान करते हैं। करेक्ट? ये जो है एलेगरी जो है, एलेगरी का मेन काम भी यही होता है। वैसे तो पॉलिटिकल एलेगरी भी फेमस है, लेकिन बेसिक अगर बात करें तो मॉरल एलेगरी जो है वो इसका एक मेन एजेंडा होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और कई बार पूछा भी गया है कि व्हाट इज एलेगरी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, साथ ही साथ इसकी जो बातें हैं, इसकी जो बड़ी बातें हैं उनको पढ़ेंगे आज। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन को शुरू करते हैं। कहा है एन एलेगरी इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग। करेक्ट? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये फॉर्म ऑफ राइटिंग है या लेखन की एक विधि है। A story or a description in which the persons, the places, the objects and the events have meanings and implications beyond the literal meanings. What is means of the line? देखिए क्या कहना चाहते हैं कि an allegory is a form of writing. Correct? ये एक राइटिंग की फॉर्म हो सकती है, एपिक हो सकता है, नॉवेल हो सकता है, स्टोरी हो सकता है। ठीक है, सभी जगह इसको यूज किया जा सकता है, इसलिए कहा एन एलेगरी इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग। ये एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, फिगर ऑफ स्पीच है। यूजुअली ए स्टोरी और ए डिस्क्रिप्शन। बेसिक अगर बात करें या सामान्यतः एक स्टोरी में, एक डिस्क्रिप्शन में इसे यूज किया जाता है। इन विच द पर्सन्स, द प्लेसेस, द ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट्स हैव मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरली मीनिंग्स। बड़ी बात क्या बता रहे हैं कि वहां ऐसी स्टोरीज में, इन नॉवेल्स में, डिस्क्रिप्शंस में कुछ ऐसे पात्र, ह्यूमन भी हो सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ इवेंट्स हो सकते हैं या कुछ प्लेसेस भी हो सकते हैं, जिन्हें एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट का मीन्स होता है जो चीजें केवल हम महसूस कर सकते हैं। इट मीन्स क्रोध, देख सकते हैं क्या? गुस्सा लाल रंग का है, काले रंग का नहीं देख सकते, उसे महसूस किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती हैं ये वो चीजें होती हैं जिन्हें केवल हम महसूस कर सकते हैं। लव है, एंगर है, स्लॉथ है ना, ये सारी चीजें जिन्हें देख या छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती है। उन्होंने कहा इन विच द पर्सन्स, द प्लेसेस, द ऑब्जेक्ट्स एंड द इवेंट्स हैव मीनिंग्स एंड इम्प्लीकेशंस बियॉन्ड द लिटरली मीनिंग्स। क्या कह रहे हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी इवेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के रूप में नाम उसका दिया हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी ही क्या होगी, एक लिटरल मीनिंग होगी या उसका एक मोरल जो उसका मैसेज होगा वो एक मोरलिटी से जुड़ा हुआ होगा। कहने का मतलब जो चीजें नैतिकता से जुड़ी हुई हैं उनका ही मेनली हमें ज्ञान प्रदान करना एलेगरी का काम होगा।
जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आप लोगों ने हेयर एंड टॉर्टोइज की एक बहुत सी शॉर्ट सी स्टोरी पढ़ी है ना, हेयर एंड टॉर्टोइज की। वो जो खरगोश है और जो कछुआ है वो एक एलेगरी का ही एक एग्जाम्पल है। उसमें उनको दोनों को इस प्रकार से दिखाया गया है कि हमें जो हेयर है उसकी तरह फास्ट ग्रोथ के साथ नहीं चलना चाहिए, हमें वहां पर एक टॉर्टोइज की तरह धीरे धीरे अपने एम की ओर, लक्ष्य की ओर चले जाना चाहिए। एक मूवी है लगान, आपने देखी होगी। उस लगान मूवी के जो इंडियन कैरेक्टर्स हैं, इंडियन टीम के कैरेक्टर हैं, वो सारे एलेगरी से रिफ्लेक्टेड हैं, वो सारे एलेगरी के ही एग्जाम्पल्स माने जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फेबल्स होती हैं, जानवरों की कहानियां जिनसे हमें नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं, उनमें एलेगरी का यूज किया जाता है। इट मीन्स एलेगरी का यूज वहां होता है जहां अलग अलग ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस या फिर पर्सन से हमें कुछ मॉरल चीजों का ज्ञान प्राप्त होता। नेक्स्ट कहा कि if it is a story it often implies a patriotic commentary of life and society। बहुत अच्छी बात है कि ये हमारे जीवन और समाज के ऊपर एक पेंटाटिक कमेंट्री होती है, मतलब वास्तविक जो जीवन है उसके उतार चढ़ाव को हमें सिखाने वाली होती है, या जीवन में किस प्रकार से हमें क्या क्या उसके एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे, वो सारी चीजें एलेगरी के क्लियर बेस से हमें सीखने को मिलती है। थर्ड कहा द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी ऑफन रिप्रेजेंट आइडिया और क्वालिटी सच एज पेशेंस, प्योरिटी, ट्रूथ, फॉल्सहुड, एंगर, जेलसी, लस्ट, ग्रीडीनेस। ये क्या है? इनमें कुछ तो वर्च्यू हैं और कुछ हमारे जीवन की बुराइयां हैं। जैसे आइडिया और क्वालिटी सच एज पेशेंस। पेशेंस क्या है? धैर्य, वर्च्यू है। हम किसी चीज के लिए पेशेंस रखते हैं, वो हमारा वर्च्यू कहलाता है, ठीक है। प्योरिटी, पवित्रता, अगर हमारे अंदर प्योरिटी है इट मींस वी हैव ए वर्च्यू। ट्रूथ, ये भी एक वर्च्यू है। लेकिन फॉल्सहुड, नकारापन, झूठापन, ये वर्च्यू नहीं है, ये आउटवर्ड है ना। जेलसी, ईर्ष्या करना होता है, जेलसी, एक दूसरे को देख के एक दूसरे से चिढ़ना, ईर्ष्या करना, जेलसी। लस्ट होता है आलसीपन, जो बोरिंगनेस होती है वो लस्ट। ग्रीडीनेस, लालचीपन, ये चीज इसकी, अरे इसके पास कैसे, इसे तो मैं भी। लालच की भी बहुत सारी कहानी आपने सुनी, बोलिए पढ़िए ना लालच की सारी कहानियां, वो सारी। अब जैसे लस्ट के ऊपर ही तो थी हेयर एंड टॉर्टोइज, आलस के ऊपर ही तो थी, वो एक एलेगरी का ही एग्जाम्पल रहा है। Allegory has been sometimes defined as an extended or sustained metaphor। ये एक मेटाफॉर के रूप में भी माना गया है, बिकॉज मेटाफॉर में भी क्या किया जाता है बताइए? इनडायरेक्ट कंपैरिजन, करेक्ट। सिमिले में डायरेक्ट कंपैरिजन था और मेटाफॉर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन था। जैसे मेटाफॉर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया था, सेम एज इट इज एलेगरी में भी इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसलिए हमने डेफिनेशन के फोर्थ पार्ट में कहा एलेगरी हैज बीन समटाइम डिफाइंड एज एन एक्सटेंड और सस्टेन्ड मेटाफॉर। इसे हम एक्सटेंड या सस्टेन्ड मेटाफॉर भी कह सकते हैं, बिकॉज द थीम इज डेवलप्ड बाय सीरीज ऑफ मेटाफॉर्स व्हिच कंटिन्यू थ्रूआउट द स्टोरी। क्योंकि इसमें जो एक सीरीज बनती है, एक कहानी की जो श्रृंखला बनती है, वो मेटाफॉर का ही एक एग्जाम्पल होता है। और जब हम उसे पढ़ते जाते हैं, उसको रीड करते हैं, तो हमें धीरे धीरे देखने को पता चलता है कि वहां इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया। आपने पढ़ा इससे पहले वाले वीडियो में देखा सिमिले और मेटाफॉर में क्या डिफरेंस है। सिमिले में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, मेटाफॉर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। इसलिए एलेगरी को भी यहाँ मेटाफॉर का ही एक सस्टेन्ड रूप माना गया है, बिकॉज यहाँ भी हमें स्टोरी में, इपिक में, नॉवेल में क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट कंपैरिजन मिलेगा। तो आइए हम चारों चीजों को एक बार देख लेते हैं कि एन एलेगरी इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर किसी भी पर्सन, प्लेस, इवेंट्स को हम क्या कर सकते हैं? लिटरेरी मीनिंग दे सकते हैं। और यहाँ एक पेट्रेंटिक कमेंट्री का यूज किया जाता है। थर्ड, यहाँ पर कुछ क्वालिटीज, आइडियाज, वर्च्यूज और हमारे कुछ आउटवर्ड डिसएडवांटेज, वो सारे इसमें हम नैतिक आधार पर दिखा सकते हैं। साथ ही साथ इसे एक एक्सटेंड या सस्टेन्ड मेटाफॉर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। हियर इज सम एग्जांपल ऑफ एलेगरी। बहुत फेमस एग्जांपल है, एक फेरी क्वीन है बाय एडमंड स्पेंसर के द्वारा, पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बेनियन के द्वारा, और गुलिवर ट्रेवल्स है जोनाथन स्विफ्ट। ये तीनों एक बहुत फेमस राइटर है और तीनों की अलग अलग एलेगरी लिखी हुई है। फेरी क्वीन जो है वो एडमंड स्पेंसर की है, पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बेनियन की है, और गुलिवर ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट का है। एक बीए फर्स्ट ईयर में हमारा एक बहुत अच्छा नॉवेल चलेगा, आई थिंक उसका नाम है
एनिमल फार्म, ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का लिखा हुआ एनिमल फार्म, वो एक पॉलिटिकल एलेगरी है। जब उसमें पढ़ेंगे तो उसको आप रिलेट करेंगे, आप उसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे तो समझ में आएगा कि वो किस प्रकार से एक पॉलिटिकल एलेगरी है, वो किस प्रकार से हमें पॉलिटिकल एलेगरी होते हुए मॉरलिटी का मैसेज देती है, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल हम जो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है जॉन बेनियन का, इसका एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको एलेगरी अच्छे से समझ में ये देखते हैं। पिलग्रिम प्रोग्रेस जो है वो यहाँ पर लिखा गया है जॉन बेनियन। पिलग्रिम प्रोग्रेस एक तरीके से, पिलग्रिम का मतलब एक धार्मिक यात्रा है, जो एक प्रकार से कोई धार्मिक स्थान है वहाँ के लिए कोई व्यक्ति यात्रा कर रहा है। इसमें एक व्यक्ति है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रिश्चियन। क्या नाम है इस व्यक्ति का? क्रिश्चियन है। और ये सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन, सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसा शहर जिसका पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? विनाश हो चुका है। क्या आपने पढ़ा है ऐसा शहर? बताइए। मे बी 11th या 12th में एक पोएम थी, द मदर ऑफ ए ट्रेटर, पढ़ा था आपने? एक देशद्रोही की माँ। वहां इस वर्ड को यूज किया गया था, द सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन, क्योंकि वो जो उस माँ का बेटा था उसी ने अपने शहर को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये ऐसा ही एक शहर है जहां पर ये व्यक्ति, जिसका नाम क्या बताया? क्रिश्चियन, वो रहता है। कहाँ रहता है ये? सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन में, विनाश के शहर में। अब ये जा रहा है सिटी ऑफ जियोन। जियोन क्या है? जियोन एक प्रकार से लिटरली मीन्स में माने तो एक हेवन को कहा गया है, एक ऐसा शहर जो पूर्णतः अपनी पूरी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, या हम उसे अकॉर्डिंग टू हेवन मान सकते हैं। बिकॉज एक इंसान जो है वो लास्टली क्या अचीव करना चाहता है? वो सारे काम करने के बाद में मुक्ति पाना चाहता है, स्लेवेंस पाना चाहता है। स्लेव वो चाहता है कि उसे स्लेवेशन प्राप्त हो जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो उसने कहा कि जो क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति है वो सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन से सिटी ऑफ जियोन की यात्रा करता है। क्लियर? सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन मतलब विनाश का शहर जहां वो रह रहा है, क्रिश्चियन नाम का आदमी। अब वो कहां जा रहा है? सिटी ऑफ जियोन। अब कहने का ये मतलब है कि बर्थ से लेकर डेथ तक, क्लियर, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक व्यक्ति जो अपने जीवन की यात्रा करता है उसे इस पूरे स्टोरी में समझने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब जिस जीव या जो व्यक्ति जिस जन्म में या जिस स्थिति में रह रहा है वो डेस्ट्रक्शन सिटी है, और अब वो क्या प्राप्त करना चाहता है? वो मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। इट मीन्स वो सिटी ऑफ जायोन जाना चाहता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी ऐसा ही माना जाता है, हिंदू पौराणिक धर्म में भी, कि व्यक्ति ये जो सारे क्रियाक्रम करता है अपने पूरे जिंदगी में वो मुक्ति पाने के लिए करता है। अब मुक्ति पाने के लिए उसे जीवन में क्या क्या या किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है। अब ये जो मैन था, ये जब यहाँ से यहाँ के लिए चला, ये सिटी ऑफ डेस्ट्रक्शन से सिटी ऑफ जियोन के लिए चला, तो इसे प्लेनेट, ऑब्स्टिनेट, स्लॉथ, प्रिसेप्शन, फॉर्मलिज्म, गुडविल, चैरिटी, प्रोड्यूसेंस, फेथफुल, ये सारी चीजें इसे रास्ते में मिलती हैं। देखिए क्या क्या है ये कुछ तो अवगुण हैं और कुछ गुण हैं। जैसे प्लेनेट जो है ये क्या होता है? प्लेनेट का मतलब होता है बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना किसी से, मतलब हम किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएं, तो इट इज नॉट ए वर्च्यू, करेक्ट? अगर हम किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं तो ये हमारा गुण नहीं है, ये अवगुण है। मतलब हम उसकी कंडीशंस को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप कभी IAS RAS के जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो देखेंगे तो वहाँ इस चीज़ को भी बड़ा बेसिक बताया जाता है कि आप सिचुएशन को देखकर बहुत अंडरस्टैंडिंग पावर से ये तय करेंगे कि व्हाट इज योर एक्शन, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी इमोशन में आ गए और एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं। तो वो प्लेनेट कहलाता है कि किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाना, प्रभावित हो जाना। ध्यान रखना ये वर्च्यू नहीं है, ये एक प्रकार का अवगुण है। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, जिद्दी, क्लियर बात है, जिद्दी गुण है क्या? नहीं है, ये भी एक अवगुण है। स्लॉथ होता है आलसीपन, पहले भी आया था, स्लॉथ का मतलब आलसीपन। प्रीसेप्शन का मतलब होता है किसी प्रकार से किसी चीज को पहले से ही योजनाबद्ध कर लेना या पहले से ख्याली पुलाव पकाना, जिसे हम कहते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म हम समझ सकते हैं एक तरीके का फॉर्मेलिटी करना,
ये भी एक अवगुण है। हम इसमें हिपोक्रेसी का यूज कर सकते हैं। हिपोक्रेसी का मतलब होता है जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा नहीं दिखकर दूसरा रूप धारण करता है, जिसे ढोंगी पाखंडी कहते हैं, वो हिपोक्रेसी होता है। अब कुछ वर्च्यू भी उन्हें मिलते हैं, जैसे गुडविल है, गुडविल का मतलब भलमानसता, चैरिटी है, दयालुता, प्रोडिशंस का मतलब होता है किसी के लिए अच्छा सोचना या किसी के बारे में अच्छा विचार करना, फेथफुल है, प्योरिटी है, पाइटी है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वर्च्यू है। इट मीन्स वो जब यहाँ से यहाँ की यात्रा करते हैं तो कुछ उसे अवगुण मिलते हैं और कुछ उसे गुण मिलते हैं। अब ये सारे कैरेक्टर के नाम पे थे। इट मीन्स है तो ये गुण अवगुण, लेकिन पूरी स्टोरी में इन्हें कैरेक्टर का नाम दिया गया है। यही एक प्रकार से एलेगरी कहलाता। क्या हुआ, रूपक अलंकार जिसे हिंदी में कहते हैं कि कुछ मानवीय गुण अवगुणों को किसी व्यक्ति का, स्थान का, आयोजन का, धर्म का, वस्तु का नाम दे दिया जाए और उससे मॉरल मैसेज, नैतिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाए, तो वो एलेगरी का एग्जाम्पल होता है। तो होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपसे एग्जाम में एलेगरी की डेफिनेशन पूछेगा, एलेगरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। और भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो उसे हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।